हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मोहित यादव, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, आपका शिक्षक, आपका यार, और मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम लोग यहां पर ये जो उदय बैच है, उदय क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है। और यहां पर मैं क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों को क्या पढ़ा रहा हूं? जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं। और जीव विज्ञान में हम लोग यहां पर जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संपदा। क्या नाम है बेटा? प्राकृतिक संपदा नाम है चैप्टर का। और हम लोग यहां पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसके 2 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं बेटा। कितने लेक्चर हम लोग इसके पढ़ चुके हैं? 2 लेक्चर इसके हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग यहां पर इसके जिस लेक्चर को कवर करने वाले हैं वो है बेटा लेक्चर नंबर 3। क्या है? लेक्चर नंबर 3 है। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जो ये चैप्टर है ये छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके जो 2 चैप्टर में हम लोगों ने 2 लेक्चर में इसके जो हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए हैं उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है? उसमें हम लोगों ने पढ़ा है वायु प्रदूषण के बारे में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा जल प्रदूषण के बारे में, मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ा, मृदा अपरदन पढ़ा, मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है, इस चीजों को हम लोगों ने समझा। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने, और बादलों का निर्माण कैसे होता है इस टॉपिक को हम लोगों ने अपने पहले वाले लेक्चर में कवर किया था। अगर बात करते हैं दूसरे लेक्चर की, तो दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने जिस टॉपिक को कवर किया वो था जैव रासायनिक प्रक्रम। ठीक है ना, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं कि हम लोगों ने L1 का मतलब बेटा लेक्चर 1। तो लेक्चर 1 में हमने यहां पर जिस टॉपिक को कवर किया था उसमें हम लोगों ने वायु प्रदूषण के बारे में समझा था, और हम लोगों ने जल प्रदूषण के बारे में समझा था, है ना। और हम लोगों ने मृदा के बारे में समझा था। तो यहां पर पहले लिख देते हैं मृदा प्रदूषण, ठीक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। इसके अलावा जो मृदा में जितने भी खनिज तत्व पाए जाते हैं उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। मृदा अपरदन के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, कि मृदा का जो क्षरण है वो किस तरीके से होता है। वहीं जब बेटा बात करेंगे L2 की, L2 मतलब लेक्चर दूसरा, तो दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? जैव रासायनिक प्रक्रम के बारे में देखा था। क्या देखा था बेटा? जैव रासायनिक प्रक्रम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इस जैव रासायनिक प्रक्रम में बहुत सारी ऐसी साइकिल्स थी हम लोगों ने जिसके बारे में, बहुत सारे प्रक्रम्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कौन कौन से प्रक्रम थे? तो हमने आपको बताया था जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है? जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है? नाइट्रोजन प्रक्रम है। इस नाइट्रोजन प्रक्रम वाले टॉपिक से बेटा हर बार क्वेश्चन आता है ना। जब भी एग्जाम में पेपर बनेगा और अगर प्राकृतिक संपदा वाला चैप्टर अगर आपके सिलेबस में आ रहा है तो ये जो नाइट्रोजन प्रक्रम है ये ना आए ऐसा पेपर बनता ही नहीं है, समझे ना। मतलब इतनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, इतना ज्यादा ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके अलावा ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, चाहे हम वायु प्रदूषण की बात करें या जल प्रदूषण की या फिर मृदा प्रदूषण की या फिर हम लोग मृदा अपरदन की बात करें, ये सारे ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये जो जैव रासायनिक प्रक्रम है, क्या है? ये जो जैव रासायनिक प्रक्रम है, इस जैव रासायनिक प्रक्रम के अंतर्गत आने वाला ये नाइट्रोजन प्रक्रम बहुत ही ज्यादा क्या है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे शॉर्ट में आए, मतलब अति लघु में या लघु उत्तरी में या फिर दीर्घ उत्तरी में, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने कार्बन चक्रम के बारे में भी पढ़ा था, कार्बन प्रक्रम के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने ऑक्सीजन प्रक्रम के बारे में पढ़ा था,
ठीक, और हम लोगों ने जल चक्र के बारे में भी डिस्कस किया था। तो इतने टॉपिक को हम लोगों ने लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में जैव रासायनिक प्रक्रम, जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन प्रक्रम, कार्बन प्रक्रम, ऑक्सीजन प्रक्रम और जल चक्र ये आते हैं। वहीं इसके अलावा हम लोगों ने ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ा था। कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में देखा था हम लोगों ने, ओजोन परत के बारे में पढ़ा था। इतने टॉपिक को हम लोगों ने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। ठीक है, इतने टॉपिक को हम लोगों ने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। तो यहां तक हमारा, यहीं तक हमारा टॉपिक था। ठीक है, चैप्टर में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कवर कर लिए थे। आज हम लोग लेक्चर 3 में किस चीज को कवर करने वाले हैं फिर, है ना। अगर हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था तो फिर लेक्चर 3 में किस चीज को कवर करने वाले हैं बेटा। तो यहां पर हम आपको बताएंगे कि लेक्चर 3 में हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के अंतर्गत आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एनसीईआरटी के अंतर्गत आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। मतलब प्राकृतिक संपदा वाले चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपको किस तरह से उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, चाहे फिर वो वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण हो या मृदा अपरदन, या फिर अगर हम चक्र की बात करेंगे जैव रासायनिक प्रक्रम में तो चाहे नाइट्रोजन साइकिल हो या ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल हो या वाटर साइकिल। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा मात्रा में बढ़ना या फिर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा किस तरीके से ग्रीन हाउस प्रभाव पर प्रभाव डालती है ना, किस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है, इसको हम लोग देखेंगे। और वहीं ओजोन परत का निर्माण किस तरह से होता है, ओजोन परत का जो निर्माण हो रहा है वो हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है, और किस तरह से जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, तो ओजोन परत में होने वाला क्षरण किस तरह से हमको नुकसान पहुंचाता है, किस तरह से हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इन सारे पॉइंट्स को क्वेश्चन वाइज हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में आपके पेपर में किस तरह से यहां से क्वेश्चन आ सकता है, उस क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग यहां पर समझेंगे। जाहिर सी बात है उसके आंसर भी यहां पर दिए होंगे। आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और बस लगातार जो है इस लेक्चर को देखते रहना है। इस लेक्चर को देखने से, इस चैप्टर से, प्राकृतिक संपदा वाले चैप्टर से आने वाले जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सब आपको यहां पर रिवाइज करा दिया जाएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं ये लेक्चर पढ़ाते समय भी आपको बताया गया था, लेकिन किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको उसका किस तरह से आंसर लिखना है ये आज हम लोग यहां पर समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अब पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो मथुरा की जो रिफाइनरी है, क्या है, जो मथुरा में जो रिफाइनरी है, जो फैक्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, वो ताजमहल के लिए, किसके लिए, ताजमहल के लिए क्यों समस्याएं उत्पन्न करती हैं। मथुरा में पाई जाने वाली जो रिफाइनरी है, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, वो ताजमहल को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं, क्या पहुंचा भी रही हैं या नहीं पहुंचा रही हैं, ऐसा क्या रीजन है। तो देखते हैं यहां पर, जब हम लोग यहां पर आंसर की बात करेंगे तो देखो क्या बताया जा रहा है कि जो मथुरा की रिफाइनरी है ना बेटा, वहां से क्या निकल रहा है, वहां से निकलते हैं हाइड्रोकार्बन, क्या निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन निकलते हैं और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन निकलते हैं और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं। बेटा सल्फर के ऑक्साइड होते हैं SO2। सल्फर का ऑक्साइड क्या है, SO2, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो सल्फर के ऑक्साइड हैं, ये सल्फर के ऑक्साइड क्या है, हानिकारक हैं। वहीं हाइड्रोकार्बन क्या है, ये जो है ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इस रिफाइनरी से हाइड्रोकार्बन के साथ साथ क्या निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल रहा है। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन है वो ओजोन के बनने का प्रारंभ करते हैं, मतलब ओजोन जो बन रही है उसका प्रारंभ करते हैं, मतलब ओजोन के बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक,
जो कि क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, सल्फर के ऑक्साइड की, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है बेटा, SO2, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2। ऑक्सीजन के कितने अणु है बेटा, 2 अणु हैं यहां पर ऑक्सीजन के, इसलिए बोला गया डाई। और क्या लगा है, S का मतलब क्या हो गया, सल्फर। तो जहां एक सल्फर है और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना बेटा, ये क्या करेगी, वर्षा के जल में मिलकर, ये सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के जल में मिल जाएगी और क्या कराएगी, क्या कराएगी, अम्लीय वर्षा कराएगी। क्या कराएगी, अम्लीय वर्षा कराएगी। ठीक है ना, मतलब कि एसिड रेन कहते हैं उसको अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। मतलब कि रेन के साथ, मतलब बारिश के साथ क्या आ रहा है, एसिड। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एसिड है, मतलब अम्ल। तो क्या कराएगी, अम्लीय वर्षा कराएगी। और यह जो अम्लीय वर्षा है यह मार्बल के लिए या फिर संगमरमर को क्या करती है, संक्षारित करती है, मतलब उसका धीरे धीरे क्षरण करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। और इस तरह से, अतः इस तरह से जो मथुरा की रिफाइनरी है वो ताजमहल के लिए समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अगर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको इस तरह से यहां पर आंसर लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लाइकेन है, ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर ये लाइकेन क्या होता है। बेटा लाइकेन को अंग्रेजी में भी लाइकेन ही लिखते हैं और हिंदी में भी लाइकेन ही लिखते हैं। ठीक है, लाइकेन जो है वो दिल्ली में क्यों नहीं पाए जाते हैं, जबकि मनाली की बात करेंगे और दार्जिलिंग की बात करेंगे तो वहां पर सामान्यतः पाई जाती है, या मोस्टली कई जगहों पर हमको जो है लाइकेन देखने को मिलती है। ठीक है ना, जैसे ही मनाली और दार्जिलिंग का नाम आ रहा होगा तुमको तुरंत जो है मजा आ रहा होगा, सर यहाँ तो घूमने जाना है ना, तुरंत घूमने का प्लान बन रहा होगा। नालायकों, घूमो नहीं, पहले पढ़ो, पहले ये समझो कि जो लाइकेन है वो दिल्ली में क्यों नहीं पाई जाती है। अब पहली बात तो ये हो गई कि बेटा लाइकेन क्या है। ठीक है ना, अब आप हमको कमेंट करके बताइए कि लाइकेन क्या होता है। ठीक है ना, हमने आपको पढ़ाया है लाइकेन के बारे में, तो लाइकेन क्या है आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि लाइकेन दिल्ली में क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, जो लाइकेन है वो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति क्या होते हैं, संवेदी होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का मैंने फार्मूला आपको क्या बताया, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो ये जो सल्फर का ऑक्साइड है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। क्या है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो इसलिए आपको सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में तो याद ही रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड से होने वाले क्या क्या नुकसान हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आना है। ठीक, तो जो लाइकेन है, कौन, ये जो लाइकेन है, ये लाइकेन बेटा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदी होते हैं। और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में लाइकेन क्यों नहीं उगते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इस सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो दिल्ली में बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि दिल्ली में जो है वाहनों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक, दिल्ली में घरों की संख्या बहुत अधिक है, दिल्ली में कारखानों की संख्या बहुत अधिक है। और इन कारखानों में क्या प्रयोग हो रहा है, जीवाश्म ईंधन। इन कारखानों में क्या प्रयोग होता है, जीवाश्म ईंधन प्रयोग होता है, जिसके कारण इन वाहनों के कारण, ऑटोमोबाइल्स के कारण ये जो गाड़ियां चलती हैं, अब ये गाड़ियां चलती हैं तो क्या करती हैं, वायु प्रदूषण करती हैं। क्यों वायु प्रदूषण करती हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड देते हैं। ठीक है ना, किसके ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड देते हैं। ठीक, तो गाड़ियों के चलने से, घरों में या फिर कारखानों में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होने से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो वायुमंडल में बढ़ जाती है, वो वायुमंडल में आ जाती है, जिससे क्या होता है, वायुमंडल की आर्द्रता कम हो जाती है। ये काम कहाँ है, दिल्ली में है। और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाने से, है ना, काफी मात्रा होने से क्या होता है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो लाइकेन इसके प्रति क्या है, संवेदी है। तो जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर लाइकेन नहीं उगेंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे मनाली की और दार्जिलिंग की, तो यहां पर क्या है, वायुमंडल आर्द्र है और अपेक्षाकृत जो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण है वो कम है। तो मनाली और दार्जिलिंग में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने की वजह से, वायु प्रदूषण कम होने की वजह से लाइकेन वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, लाइकेन क्या होते हैं, इसका आंसर आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल में बहुत अधिक मछली जो है वो मर गई हैं। ठीक है, ये यहां पर एक कथन आपको दे रहा है, इसको आपको प्रूव करना है कि ऐसा क्यों हुआ है। जल में बहुत अधिक मछलियां मर गई हैं, क्या कारण हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं बेटा कि जो जल में रहने वाली मछलियां हैं
उनकी जो संख्या है वो लगातार कम होती चली जा रही है और वो मर रही हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये आपको बताना है। ये हमने आपको कब पढ़ाया है? ये हमने आपको पढ़ाया है जल प्रदूषण में, ठीक है ना। तो अगर जल प्रदूषण डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा तो उससे क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे। हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ना पूछें कि बताओ जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, एक तो ऐसे पूछ सकता है। अगर इस तरह से नहीं पूछ रहा है तो हमने आपको अगला पॉइंट पढ़ाया था लेक्चर 1 में कि जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या क्या हैं। तो ये हानिकारक प्रभाव ही तो है कि जल प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है, मछलियों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है, ठीक है, उनमें गिरावट आ रही है, वो मर रही हैं, उसका क्या रीजन है। तो ये क्या है, ये जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव यहां से पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो क्या होता है, जलाशय में जो अनैच्छिक पदार्थ हैं, है ना, ऐसे पदार्थ जिनको जलाशय में नहीं जाना चाहिए, चाहे हम बात करें कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी हो, ठीक है ना, या फिर जो कूड़ा करकट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग नाली में ही फेंक देते हैं, नदियों में बहा देते हैं, सोचते हैं कि हमारा घर साफ रहे, और हमारा घर साफ रहे उसके लिए जो कूड़ा है वो कूड़े वाले को ना दे करके या कूड़ा कूड़ेदान में ना डाल करके क्या करते हैं, उसको लेकर के गए और उसको नदी में या रास्ते में कहीं फेंक दिया, ठीक है ना। जब इस तरह से हम लोग काम करते हैं तो उससे क्या होता है, जो जल है वो प्रदूषित होता है। वहीं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, इनसे जो अत्यधिक मात्रा में, अतिरिक्त मात्रा में जो गंदा जल निकल रहा है, ठीक है ना, जो वहां पर पानी या जल वहां पर यूज हो रहा है, फिर उसके होने से फिर वो जो गंदा पानी है वो क्या करते हैं कि सीधे सीधे नदियों में बहा देते हैं, या ट्रेनरी से निकलने वाला जो गंदा जल है वो सीधे सीधे क्या करते हैं, जलाशयों में बहा देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जलाशय में क्या होता है कि बहुत सारे हानिकारक, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ वहां चले जाते हैं, और इसकी वजह से मछलियों में या फिर जल में रहने वाले अन्य जीवों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। ये जो पदार्थ हैं ये पीड़कनाशी होते हैं या फिर उर्वरक हो सकते हैं जो खेतों में उपयोग किए जाते हैं, तो इनकी वजह से भी क्या होता है, मछलियां मर जाती हैं। या फिर उद्योगों का जो कचरा जल है ना, जो गंदा जल है वो हम लोग कहाँ डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो ये कारण हो सकते हैं, ठीक। वहीं पूछ रहा है कि जल चक्र, देखो हमने आपको पढ़ाया था ना, हमने आपको बताया था कि लेक्चर दूसरे में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है, लेक्चर दूसरे में हमने आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया है, ठीक, कार्बन साइकिल पढ़ाया है, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ाया है और वाटर साइकिल पढ़ाया है। अब वाटर साइकिल से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि जल चक्र के क्रम में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल की एक अवस्था होगी द्रव के रूप में, एक अवस्था होगी ठोस के रूप में और एक अवस्था होगी गैस के रूप में। जो जल है वो 3 अवस्थाओं के रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैविक रूप से जो महत्वपूर्ण 2 यौगिक हैं, जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिक के नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं, ऑक्सीजन भी पाई जाती हो और नाइट्रोजन भी पाई जाती हो, ऐसे किसी 2 यौगिकों के नाम लिखने हैं। तो वो क्या है बेटा, एक है प्रोटीन और एक है न्यूक्लिक अम्ल, एक है प्रोटीन और एक है न्यूक्लिक अम्ल। अति लघु में यह क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, जो कि एग्जाम के पर्पज से क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है किन्हीं मनुष्य की किन्हीं तीन गतिविधियों को पहचाने जिनसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, देखो यह क्या आ गया, डाइऑक्साइड, क्या आ रहा है बेटा, डाइऑक्साइड, और डाई का मतलब क्या हो गया, 2 अणु, किसके, ऑक्साइड के, मतलब ऑक्सीजन के, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO2, ठीक। तो मनुष्य की किन्हीं तीन गतिविधियों को पहचाने जिनसे कि वायु में क्या होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे कौन से 3 काम होते हैं, तो पहली बात तो जो पेड़ पौधे और जंतु क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। इस श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उससे क्या होता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड आती है। वहीं अगर जीवाश्म ईंधनों का जलना, अगर जीवाश्म ईंधन को जलाया जाएगा तो उससे भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। और अगर वनों में आग लग गई तो इससे भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में या वायुमंडल में बढ़ जाएगी, ठीक है। वहीं बात करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, हमने आपको बताया था कि वायुमंडल में अगर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, वायुमंडल में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो किसका कारण बनेगी, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनेगी। आपको एक शब्द में याद रखना है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो किसका कारण होगा, वो ग्रीन हाउस प्रभाव का, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर क्या लिखा है ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, कि आखिर ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या चीज है भाई, क्या है ये ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड,
वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव वाली जो अवरक्त किरणें आ रही होती हैं, कौन सी, यूवी रेस, पराबैंगनी किरणें। कौन सी, अवरक्त किरणों, ये जो अवरक्त किरणों की बात कर रहा है ये कौन सी किरणें है बेटा, ये है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें जिन्हें हम लोग कहते हैं यूवी रेस, क्या कहते हैं, यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट किरणें। तो जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें उसको क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, उसको बाहर नहीं जाने देती हैं। और जब ये पराबैंगनी किरणें, ये यूवी लाइट जब वायुमंडल के बाहर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वायुमंडल गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायुमंडल गर्म हो जाएगा। और इस वायुमंडल के गर्म हो जाने को क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के दो रूप बताइए कि जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल में किस किस रूप में पाई जा सकती है। तो बेटा ऑक्सीजन दो रूप से पाई जाती है। ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो या तो ऑक्सीजन के दो अणु पाए जाएंगे, या तो ऑक्सीजन के दो अणु पाए जाएंगे, या फिर ऑक्सीजन के तीन अणु पाए जाएंगे। आप लोग जब भी ऑक्सीजन को लिखते हो तो किस तरह से लिखते हो, इस फॉर्म में लिखते हो, है ना, O2 फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन O3 भी एक ऑक्सीजन का फॉर्म होता है, O3 भी क्या है, एक दूसरा फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी O3 से ही क्या बनती है बेटा, ओजोन परत। O3 से ही किसका निर्माण होता है, ओजोन परत का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन के जो दो रूप हैं वो ये हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला तो क्या हो गया, द्विपरमाणुक अणु, मतलब ऑक्सीजन दो रूपों में होती है, जो कि हम लोग अक्सर जानते हैं और हमेशा से ही हम लोग ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन एक इसका दूसरा रूप भी होता है, क्या, ओजोन, मतलब कि O3। ये जो ओजोन है ये वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है और इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं बेटा, इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शुक्र और मंगल ग्रह, है ना। जब ग्रहों की बात होती है तो जो शुक्र ग्रह है और जो मंगल ग्रह है वहां पर जो वायुमंडल है वो हमारे वायुमंडल से किस तरह से भिन्न है। हमारा जो वायुमंडल है वो और शुक्र और मंगल ग्रह में पाया जाने वाला जो वायुमंडल होता है वो किस तरह से भिन्न होता है हमारे वायुमंडल से। तो बेटा हमारे वायुमंडल में क्या होता है, जो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 0.03%। कितनी है, 0.03% से बढ़कर के 0.07% तक चली जाती है। लेकिन शुक्र और मंगल ग्रह की बात करेंगे तो यहां पर जो ऑक्सीजन है बेटा वो कितनी है, 97% ऑक्सीजन है। कितनी है, 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना। जो हमारा ग्रह है, ये जो पृथ्वी है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज होता है, 0.03। और जब ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो 0.07% तक जाएगा। इससे ऊपर तो सवाल ही नहीं पैदा होता जाने का। लेकिन अगर शुक्र और मंगल ग्रह की बात करेंगे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है बेटा, 97% है। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि शुक्र और मंगल ग्रह पर कोई भी जीवन संभव नहीं है, कोई भी जीवन संभव नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। क्यों, क्योंकि हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो किसका है बेटा, वो नाइट्रोजन का है। और कितने परसेंट नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में, ये आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ऑक्सीजन का क्या परसेंट है हमारे वायुमंडल में, ये भी आप हमको बताएंगे कमेंट करके। जबकि ये दोनों ही, वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज हो या नाइट्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, ये हमने आपको लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का तो बता दिया गया कि 0.03% है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कितना परसेंट है हमारे वायुमंडल में, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलो अब जो हमारा वायुमंडल है वो कंबल की तरह कार्य करता है। जिस तरीके से, नहीं तो ठंडी आने वाली बेटा, क्या आने वाली है, ठंडी। और ठंडी में भाई साहब जो पढ़ने का मजा है ना वो डबल हो जाता है। क्यों, क्यों, एक तो वैसे भी नहीं पढ़ते हैं और ठंडी आ गई तो और नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ने का मजा क्या हो गया, डबल हो गया। क्यों, अरे भाई साहब इतनी ठंडी होती है ना कि बस जैसे ही स्कूल कोचिंग से आए तो सीधे रजाई ओढ़ी और आराम से घुस के सो गए। क्यों भाई, ऐसे ही करते हो ना, कोई नहीं, सब करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, टेंशन नहीं लो, है ना। जब ठंडी आती है तो हम भी क्या करते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। लेकिन अब पढ़ाना तो है ही, क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है और आप लोगों के भविष्य के लिए तो हमको पढ़ाना ही है। हाँ, तुम लोग जरूर कर सकते हो कि आराम से रजाई ओढ़ ली और रजाई बिल्कुल पैर से लेकर एकदम सर तक, और मोबाइल अंदर, और आराम से कट आराम से बढ़ा के क्या कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आजकल तो भाई टेक्नोलॉजी का फायदा आराम से बढ़िया उठाओ, यूट्यूब पर आराम से पढ़ो, टेंशन नहीं लेने का, है ना।
तो देखो जो वायुमंडल है वो कंबल की तरह किस तरह से कार्य करता है। हमारा कंबल तो हमको पता है कैसे काम करता है, लेकिन वायुमंडल का कंबल किस तरह से काम करता है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल क्या करे है, पृथ्वी को कंबल की तरह ढके हुए, पृथ्वी को कवर किए हुए। जैसे हमारा कंबल जब सर्दी आएगी, जब हम कंबल को ओढ़ लेंगे तो कंबल क्या करेगा, हमको ठंडी नहीं लगने देगा, है ना, हमको सर्दी से बचाएगा। उसी तरह से जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो पृथ्वी को ढके हुए है। और इसी वायुमंडल के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब लगभग नियत रहता है, ऑलमोस्ट बराबर रहता है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, ठीक है ना। और वायुमंडल क्या करता है, तो वायुमंडल जो है वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनको क्या करता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है, ठीक है। और क्या करता है, पृथ्वी से ऊष्मा तथा अन्य गैसों को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देगा, बाहर अंतरिक्ष में जाने से रोकता है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से हमारा कंबल काम कर रहा है उसी तरीके से पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वो भी एक कंबल की तरह कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को वहीं पर रोक लेता है। जो वायुमंडल है वहां पर ओजोन परत होती है और वो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो अन्य गैसें हैं या जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, जो हीट है, उसको वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता, उसको भी जाने से रोकता है, ठीक है ना। तो ये इसके काम हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब कह रहा है वायु प्रवाह, वायु प्रवाह मतलब कि पवन, इसके क्या कारण हैं, वायु प्रवाह के क्या कारण हैं। तो देखो, स्थल मतलब कि भूमि और जल के ऊपर की जो वायु है वो सौर ऊर्जा के कारण क्या है, गर्म रहती है, ठीक है। और जल की अपेक्षा भूमि में या स्थल की ओर जो वायु है वो तुरंत गर्म हो जाएगी और गर्म होकर के क्या होती है, ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है, ठीक है ना। जल की अपेक्षा भूमि में जो वायु है वो क्या हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी, क्योंकि सूर्य से क्या आ रही है, लगातार किरणें आ रही हैं, ऊष्मा क्रिएट हो रही है, और इस ऊष्मा की वजह से क्या है, जो हवा है, जो वायु, वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठने लगेगी। और जब ये ऊपर उठने लगेगी तो इससे वहां क्या है, कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। कम वायुदाब, जो वायुदाब है वो कम हो जाएगा और समुद्र के ऊपर की जो वायु है वो कम वायुदाब वाले क्षेत्र में प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले से हमारे पड़ोस वाले मोहल्ले तक क्या होता है, वायु का प्रवाह पवनों का निर्माण करती है। और दिन के समय क्या होगा, दिन के समय वायु की जो दिशा है वो समुद्र से स्थल की ओर रहती है, समुद्र से स्थल की ओर, और रात में स्थल से कहां जाती है, वापस समुद्र की ओर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो वायु प्रवाह है उसके जो क्या क्या कारण है, तो उसके ये कारण हो सकते हैं कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो सूर्य से आने वाली किरणें क्या करती हैं, पृथ्वी को गर्म करती हैं, और गर्म होने की वजह से क्या होता है, जो भूमि पर हमारे जो वायु है वो गर्म होकर क्या करती है, उठना प्रारंभ कर देती है। और वायुदाब का क्षेत्र क्या होता है, कम हो जाता है। कम वायुदाब के क्षेत्र की वजह से क्या होता है कि समुद्र के ऊपर की जो वायु है वो कम वायुदाब वाले क्षेत्र में की तरफ प्रभावित होने लगती है। वहीं जो दिन के समय वायु की दिशा है वो समुद्र से स्थल की ओर रहती है। और ये पॉइंट अपने आप में क्या है बेटा, महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जो नदियां हैं वो भूमि से समुद्री जल में खनिज लाती हैं। आप सभी को पता है कि नदियों के माध्यम से क्या होता है, जो खनिज है वो कहाँ आता है, समुद्र में आता है। तो कैसे आता है, किस तरह से आता है, तो बेटा आपको पता है कि जल में बहुत अधिक पदार्थों के घुलने की क्षमता होती है। कुछ भी डालो पानी में आसानी से घुल जाता है। मोस्टली चीजें क्या होती हैं, पानी में आसानी से घुल जाती है, ठीक है। और जल, जो जल है मतलब पानी, जब ये चट्टानों पर बहता है तो वहां से क्या करता है, विलेय लवण जो होते हैं वो कुछ कहाँ आ जाते हैं, जल में आ जाते हैं, ठीक। मतलब जब जल है वो जब पानी से, जब पानी है वो चट्टानों से जब होते हुए बहता है तो चट्टानों में जो खनिज लवण है क्या करता है, उनको घोल लेता है, उनको अपने अंदर समा लेता है, और समाते हुए कहाँ चला जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है। इस प्रकार जो नदियां हैं वो बहुत से पोषक तत्वों को भूमि से कहाँ ले जाती हैं, भूमि से समुद्र में लेकर के जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपरी मृदा की हानि को हम कैसे रोक सकते हैं। ऊपरी मृदा का मतलब पता है आपको, जो मिट्टी है, जो मृदा है उसकी जो ऊपरी परत है, मृदा की जो ऊपरी परत है, जो ऊपरी लेयर है, उसको क्या कहते हैं, ऊपरी मृदा कहते हैं। और इस ऊपरी मृदा को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो क्या क्या कारण है इसके कि हम लोग क्या क्या ऐसा करें कि जो
मिट्टी के ऊपर की जो लेयर है, जो उसकी परत है, वहां मृदा अपरदन ना हो। तो ऊपरी मृदा को रोकने का मतलब क्या हो गया, मृदा अपरदन को बचाना। और मृदा अपरदन को बचाया कैसे जा सकता है कि जो वनस्पति है वो वनस्पति आवरण की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, पेड़ों को उगाया जाए और पेड़ों की कटाई को रोका जाए। पेड़ों को उगाना तो जरूरी है ही, ठीक है, लेकिन पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसको भी क्या करना है, उसको भी रोकना है, ठीक। और जो पशु हैं, पशु के चरने पर क्या किया जाए, नियंत्रण लगाया जाए। क्यों, ये जो पशु हैं क्या करते हैं, ये पेड़ पौधों को खाते हैं और पेड़ पौधों के खाने से क्या होता है, इनकी संख्या कम हो जाती है। तो हमको इसके चरने पर भी नियंत्रण करना है। सबसे ज्यादा हमको पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी है और भाई हमको नई नई वनस्पतियों को भी क्या करना है, उनकी वृद्धि करनी है। अतिवारण के कारण क्या होता है, जो पौधे कुचल करके नष्ट हो जाते हैं और जो मृदा के कण हैं वो उखड़ जाते हैं, मतलब जो पेड़ है वो ऊपर आ जाएगा और पेड़ जब हट जाएगा, पेड़ की जो जड़ है, वो पेड़ की जड़ करती क्या है, वो मृदा के कणों को कस के बांधे रखती है। क्या करती है, मृदा के कणों को कस के बांधे रखती है। लेकिन जब पेड़ उखड़ जाएंगे तो मृदा के कणों को जो बांधे रखने का काम है वो नहीं हो पाएगा और इस तरीके से क्या होगा, मृदा अपरदन सुगमता से हो जाएगा। तो ये कुछ कारण हैं किसके, ऊपरी मृदा के, और इनकी हानियों को हम लोग कुछ इस तरह से रोक सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जलीय जो जीव हैं, जो जल में रहने वाले जीव हैं, इन जलीय जीवों का जो जीवन है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है जब जल प्रदूषित होगा। तो जब जल प्रदूषित होगा तो जलीय जीवन किस तरह से प्रभावित होगा। हमने आपको बताया था कि जल प्रदूषण के कारण क्या होता है बेटा, जो जल में रहने वाली जो मछलियां हैं या फिर जो जलाशयों में रहने वाले अन्य छोटे छोटे जीव हैं वो क्या होते हैं, उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पानी का तापमान बदल जाता है, पानी में अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ आते हैं, है ना, कुछ कीटनाशी उर्वरक आ जाते हैं जो जल में रहने वाले जीवों के जीवन के लिए क्या करते हैं, एक असंतुलन पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होने लगती है। तो बस यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखनी है कि जो नाइट्रेट है, क्या है, नाइट्रेट के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कहाँ चले जाते हैं, जलाशयों में चले जाते हैं। अब बेटा नाइट्रेट के अपशिष्ट पदार्थ क्या हो सकते हैं, तो नाइट्रेट के अपशिष्ट पदार्थ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NO3। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3, इसकी वैलेंसी होती है -1, ठीक। तो नाइट्रेट के आदि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो जलाशयों में पहुंच जाते हैं और फिर क्या होता है, वहां शैवाल की वृद्धि होती है। जब शैवाल की वृद्धि होगी तो शैवाल की वृद्धि होने से क्या होता है कि जो जल में घुली ऑक्सीजन है उस घुली ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। आपको पता है जो जलीय जंतु होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को कहाँ से लेते हैं, तो जल से ही लेते हैं। जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन पाई जाती है उसी को लेते हैं। लेकिन अपशिष्ट पदार्थों के जलाशयों में जाने से क्या होता है, वहां पर शैवालों में वृद्धि होती है और शैवालों में वृद्धि होने से क्या होता है कि जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाता है, उसका स्तर घट जाता है, जिससे क्या होता है, जलीय जीवों की मृत्यु वहां पर होने लगती है, ठीक है। तो ये क्या, किस तरीके से जीवन प्रभावित होता है, तो जीवन इसी तरह से प्रभावित होता है कि जो जलीय जीव रहते हैं उनके क्या होने लगती है, वहां पर मृत्यु होने लगती है। इसलिए हमको जल प्रदूषण से बचना चाहिए। जो कचरा है वो जो है नदियों में, नालों में नहीं डालना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वहां पर नदियों में क्या रहे, जो कारखानों का, जो ट्रेनरीज का जो निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है, जो अपशिष्ट जल है, वो जो है नदियों में ना डाला जाए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रोक करके हम क्या कर सकते हैं, जल में रहने वाले जीवों की रक्षा कर सकते हैं, उनकी संख्या कम होने से हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है लाइकेन, देखो फिर ये लाइकेन शब्द आ गया, ठीक। लाइकेन को खाली चट्टानों का अन्वेषक, उपनिवेशक कहा जाता है। वे किस प्रकार से मृदा बनने में सहायक होते हैं, मतलब ये जो लाइकेन है ये मृदा बनने में सहायक होते हैं, लेकिन किस तरह से ये मृदा बनने में सहायक होते हैं यहाँ पर ये बताना है। तो जो लाइकेन है वो पत्थरों पर उगते हैं। आप सभी को पता है लाइकेन कहाँ उगते हैं, पत्थरों पर उगते हैं। कैसे उगते हैं आपको पता है, ये जब हम आपको पढ़ा रहे थे मृदा अपरदन के बारे में और किस तरीके से जो मृदा है वो चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है। तो जो चट्टाने हैं उस चट्टानों में क्या होता है, पहले एक तो वातावरण गर्म है, तो वातावरण गर्म होने से जो चट्टानें वो क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। वातावरण के गर्म होने से चट्टानें क्या होती हैं, फैलती हैं। और जब वातावरण ठंडा होगा, जैसे रात के समय, दिन के समय चट्टानें फैल रही हैं और रात के समय चट्टानें सिकुड़ती हैं, जिससे क्या हो जाता है, उनमें चट्टानों में दरार पड़ने लगती है। और जब चट्टानों में ये दरार पड़ती है और पानी जब इन चट्टानों में भर जाता है, पानी जब इन चट्टानों में भर जाएगा तो रात के समय मौसम ठंडा होने की वजह से ये पानी किसमें बदल जाएगा, बर्फ में, ठीक। और बाद में ये चट्टानें, ये जो बर्फ है क्या करेगी, चट्टान को तोड़ देगी
मतलब तोड़ने का मतलब एक दरार पैदा कर देगी, है ना, जो दरार थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और इसी दरार में क्या निकलेंगे, इसी दरार में जो चट्टानों में जो पत्थरों में जो दरार है, इसी दरार में क्या उगते हैं, लाइकेन उगते हैं, ठीक है। और ये जो लाइकेन है वो क्या है, इस क्रम में वे एक पदार्थ छोड़ते हैं, जो लाइकेन है वो एक पदार्थ का स्त्रावण करते हैं जो पत्थर की सतह को चूर्ण के समान कर देता है, और जो मृदा की पतली परत है उसका निर्माण हो जाता है। तो लाइकेन क्या करते हैं, पत्थरों की सतह पर उगते हैं और एक पदार्थ का स्त्रावण करते हैं, एक पदार्थ का सिक्रीशन करते हैं, जिसकी वजह से जो मृदा है, जो मृदा की ऊपरी, जो चट्टान की ऊपरी परत है, उस चट्टान की ऊपरी परत क्या हो जाती है, चूर्ण के समान हो जाती है, ठीक है। और इस तरह से मृदा की पतली परत का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मृदा जल द्वारा बनी है, ये वही बात है जो भी हमने आपको बताई, किस तरह से जल जो है वो पानी, जो जल है वो चट्टानों के बीच में भर जाता है और रात में ये बर्फ बन करके फिर चट्टानों को तोड़ने में मदद करता है। तो मृदा जल द्वारा बनी है। आप इस कथन से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कारण दीजिए, ठीक। तो जो बात हमने आपको बताई बस वही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है कि जो मृदा है वो किससे बनी है, जल से। अब जल या पानी मृदा के बनने में, मिट्टी के बनने में किस तरह से सहायक हो सकता है? तो जो जल है वो मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। पहला तो सूर्य के ताप से क्या होता है, जो पत्थर है उनमें दरार आ जाती है। यही पॉइंट अभी हम आपको बता रहे थे ना। बस जो जो पॉइंट बेटा हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं ना, बस वही आपको एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के आपसे पूछे, लेकिन अगर आपने लेक्चर को सुना है ध्यान से, तो जो हम आपको बता रहे हैं या जो हमने आपको लेक्चर पढ़ाते समय बताया है, बस वही पॉइंट आपको लिखना है, कुछ भी नया नहीं लिखना है, ठीक है। तो पहला क्या कारण है कि सूर्य के ताप से क्या होता है, पत्थरों में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। और यदि यह जल बाद में उन दरारों में भर जाएगा तो क्या कर जाएगा, वहां पर जम जाएगा और यह दरार और अधिक को चौड़ा कर देगा। मतलब जब पत्थरों में, जैसे मान लो ये कोई पत्थर है और इस पत्थर में यहाँ पर क्या हो गया कि दिन के समय चट्टानें क्या होती, गर्म होती हैं, रात में ठंडी होती हैं। तो गर्म होने, ठंडे होने की वजह से चट्टानें संकुचित होती हैं और फैलती हैं। जब संकुचित होगी फिर फैलेगी, फिर संकुचित होगी फिर फैलेगी, तो इससे उसमें क्या बढ़ जाएगी, दरार। इन्हीं दरार में क्या बढ़ जाएगा, पानी, चाहे वर्षा के माध्यम से हो या नदी के माध्यम से हो, ठीक है, या नहरों के माध्यम से हो, पानी भर जाएगा। और इन दरारों में जब पानी भरा रहेगा और रात में जब मौसम ठंडा होगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, उसमें जम जाएगा, ठीक। और जम जाएगा तो ये क्या करेगा, उस दरार को और ज्यादा चौड़ा कर देगा। क्या कर देगा, दरार को और अधिक चौड़ा कर देगा, ठीक। दूसरी बात क्या है, जो बहता हुआ जल है वो क्या करता है, कठोर पदार्थों को, इनको चौड़ा कर देगा, तोड़ देगा। दूसरी बात, जो लगातार जो जल बह रहा है नदियों में, झीलों में जो बह रहा है, वो उस कठोर पत्थरों को भी तोड़ देता है, क्योंकि प्रेशर के साथ लेकर के जाता है ना। पानी का प्रेशर जब बहुत तेज होगा तो बड़े बड़े पत्थरों को भी क्या कर देगा, बाहर ले जाएगा, और बड़े बड़े पत्थर आपस में टकराने से क्या होंगे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, ठीक। तो तेज गति के साथ बहता हुआ जल अपने साथ बड़े बड़े और छोटे पत्थरों को क्या करता है, बहा कर ले जाता है। ये पत्थर जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं और टकरा करके छोटे छोटे पत्थरों में बदल जाते हैं। ये जो जल है वो पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे चल करके निपेक्षित कर देता है, मतलब उसको बहा देता है। इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार जो मृदा है वो मूल पत्थर से काफी दूर वाले स्थानों पर पहुंच जाती है और जल के माध्यम से किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जल मृदा के निर्माण में चट्टानों को तोड़ करके क्या करती है, मृदा का निर्माण करती है और मृदा के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि जो उपजाऊ मृदा है, जो मृदा है वो क्या है, उपजाऊ है। तो वो उसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है। क्या होता है, ह्यूमस, ठीक। तो ये ह्यूमस क्यों होता है, तो ये ह्यूमस का कारण क्या है बेटा, कि जो ह्यूमस की आवश्यकता किस लिए होती है, वो मृदा के कणों को ढेले में बांधने के लिए होती है। ढेले का मतलब ढेला बड़ा होता है, मृदा के कण बड़े छोटे छोटे होते हैं। और ढेला मतलब जो आप जैसे जो बच्चे गांव में रहते होंगे जानते होंगे ना, कि ढेले का मतलब क्या है, वो एक मोटा पत्थर हो गया और कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जब मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं जब उनमें नमी आ जाती है, ह्यूमस का मतलब क्या है बेटा, ह्यूमस का मतलब है पानी में या उस जगह पर क्या होना, नमी का होना, ठीक है ना। तो जब इन मिट्टी के कणों में नमी आ जाती है तो क्या करती है, छोटे छोटे कणों को आपस में एक ढेले में बांधने के लिए क्या करती, मदद करती है। और ये जो ढेले का बनना है, ये मृदा की नमी, ढेले का जो बनना है वो मृदा की नमी
और वायु दोनों के लिए आवश्यक होता है। वहीं जड़ों से जो आसान सा मार्ग है, जड़ों के माध्यम से हमने आपको बताया कि जो पेड़ है या जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, उनमें 3 भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। तो जो जड़ वाला भाग है वो नीचे भूमि में अंदर काफी गहराई तक फैला होता है और मृदा के कणों को आपस में बांधे रखता है। तो जड़ों के जो आसान मार्ग है वहां पे ह्यूमस मृदा को क्या करता है, छिद्र युक्त बनाता है। ठीक, और क्या करता है, यह खनिजों का स्रोत है। ठीक, और ह्यूमस में क्या होता है, रसायन होते हैं। ये जो रसायन है ये पौधों की क्या करता है, वृद्धि को बढ़ाता है। मतलब ह्यूमस क्या, जो नमी है, ये नमी क्या है, आप अक्सर देखते हैं जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं वहां पे पानी डाला जाता है, ठीक है ना, और दोबारा तब तक पानी नहीं डालता है जब तक उनकी नमी खत्म ना हो जाए। तो नमी बनी रहनी चाहिए पेड़ों में। जैसे ही पेड़ों की नमी या मिट्टी की नमी, मृदा की नमी जैसे ही खत्म होती है तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत वहां पर पौधे को क्या देते हैं, पानी देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ह्यूमस है, जो नमी है, उसमें रसायन होते हैं और वो रसायन पौधों की वृद्धि के लिए जो है उपयोगी होते हैं। उन्हीं की वजह से क्या होती है, पौधों में वृद्धि होती है। तो इस तरह से जो ह्यूमस है वो उपजाऊ मृदा के लिए जरूरी है। ठीक, अब कह रहा है, एक क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर स्टेप फॉर्मिंग क्या है। स्टेप फॉर्मिंग का मतलब होता है सीढ़ी नुमा खेती। स्टेप फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, सीढ़ी नुमा खेती। लेकिन ये जो सीढ़ी नुमा खेती है, ठीक है ना, मतलब कि जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टेप फॉर्मिंग कहते हैं, यह पहाड़ों पर क्यों सामान्य है, पहाड़ों पर ही क्यों इसको ज्यादातर किया जाता है। तो पहाड़ों पर स्टेप फॉर्मिंग इसलिए की जाती है क्योंकि वहां पर जो वर्षा का जल है और जो जल की धारा है वो क्या हो जाएगी, जल की धारा की चाल को क्या कर देगा, मंद कर देगा। क्योंकि स्टेप फॉर्मिंग वाला सीढ़ी, एक सीढ़ी, फिर 2, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, तो इस तरीके से ऐसे एक स्लोप बनाता है, एक ढलान बनाता है, ठीक है ना। और वहां ढलान पे क्या होगा, जल ऐसे बहुत तेजी से नहीं, अगर सीधी ढलान है तो बहुत तेजी से जाएगा, लेकिन अगर ऐसे और फिर ऐसे करके फिर एक सीढ़ी, फिर ऐसे करके फिर एक सीढ़ी और फिर ऐसे करके फिर एक सीढ़ी, तो ऐसे करके पानी को उतरने में क्या होगी, जो उसकी चाल है, जो पानी की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी बेटा, मंद हो जाएगी, मतलब धीमी हो जाएगी। और इससे क्या होता है, मृदा अपरदन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा। तो ये मृदा अपरदन को रोकती है और मृदा के जल धारण की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो मृदा के जल धारण की क्षमता मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब मिट्टी में पानी की जो मात्रा है वो ज्यादा रहती है, पानी लगातार बहता नहीं है, ठीक है ना। तो उससे पानी रुक रुक के बहता है, तो मिट्टी को पानी ज्यादा मात्रा में मिल जाता है। और इस वजह से पहाड़ों पर जो सीढ़ी नुमा खेती है, जिसको अंग्रेजी में स्टेप फॉर्मिंग कहते हैं, वो बहुत ही सामान्य होती है और अक्सर वहां पर उपयोग में लाई जाती है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि पौधों के लिए जो मूल ग्रंथियां हैं वो क्यों आवश्यक है। तो हमने आपको बताया था बेटा, जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि उस नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है, वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, लेकिन उसको सीधे पेड़ पौधे नहीं ले सकते डायरेक्टली, ठीक है ना। तो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन पेड़ पौधे ले पाए उसके लिए एक पूरी प्रोसेस होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और ये प्रोसेस किसकी वजह से होती है बेटा, बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से होती है। और ये जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जीवाणु, कुछ जीवाणु तो हवा में रहते हैं और कुछ जीवाणु पौधों के मूल ग्रंथियों में रहते हैं। इसीलिए पूछ रहा है कि पौधों के लिए मूल ग्रंथियां क्यों उपयोगी हैं, क्योंकि इन पौधों की मूल ग्रंथियों में कौन रहते हैं, जीवाणु। इन पौधों की मूल ग्रंथियों में कौन रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया किस में मदद करते हैं, ये बैक्टीरिया मदद करते हैं नाइट्रोजन चक्र में। ये बैक्टीरिया किस में मदद करते हैं, नाइट्रोजन चक्र में मदद करते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल को कराना है, नाइट्रोजन चक्र को कराना है। क्यों? क्योंकि वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को किसको देना है, पौधों को चाहिए। और ये पौधों को नाइट्रोजन कौन देगा, ये बैक्टीरिया देंगे। और ये बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, मूल ग्रंथियों में रहते हैं। इसीलिए पौधों के लिए मूल ग्रंथियां उपयोगी हैं। अब देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में मूल ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन ग्रंथियों में क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो बैक्टीरिया हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोबियम के नाम से जानते हैं। और राइजोबियम के अलावा और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हैं क्या करते हैं, ये मृदा में वायुमंडल से नाइट्रोजन को ले लेते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ले लेते हैं और इसे कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं और मृदा से फिर ये नाइट्रोजन कहाँ चली जाती है, पौधों में चली जाती है। और प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजन युक्त
अन्य नाइट्रोजन यौगिकों से प्रचुर होते हैं। इसलिए नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत जरूरी है। और ये नाइट्रोजन पेड़ पौधे किस तरह से ले पाएंगे? तो जीवाणुओं की सहायता से, बैक्टीरिया की सहायता से लेंगे। कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम होता है, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है। इन बैक्टीरिया की मदद से जो नाइट्रोजन है जो वातावरण में है वो कहाँ जाती है? वो पेड़ पौधों में चली जाती है। और ये बैक्टीरिया रहते कहाँ हैं? तो पौधों की मूल ग्रंथियों में रहते हैं। इसीलिए मूल ग्रंथियों का होना पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म ईंधन वायु प्रदूषण कैसे करता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमने कई बार आपको बताया है कि जीवाश्म ईंधन जो है, जब ईंधन को जलाते हैं तो उसको जलाने से क्या होता है? ऑक्साइड निकलते हैं। किसके ऑक्साइड होते हैं? वो सल्फर के हो सकते हैं, नाइट्रोजन के हो सकते हैं। और ये जो सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये वातावरण के लिए, हमारे वायुमंडल के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। और क्या करते हैं? और प्रदूषण में मदद करते हैं। ठीक, तो ये जो जीवाश्म ईंधन है ये वायु प्रदूषण कैसे करते हैं? तो बेटा जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, जैसे कि पेट्रोलियम, क्या करते हैं? इनको जलाने से क्या होता है? नाइट्रोजन तथा सल्फर की कुछ मात्रा में इनमें जो है पाई जाती है। कोयला और पेट्रोलियम में क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन और सल्फर पाए जाते हैं। और जब आप इन ईंधनों को क्या करेंगे? जलाएंगे, तो इन ईंधनों को जलाने से क्या होगा? नाइट्रोजन और सल्फर के, इन ईंधनों को जलाने से क्या होगा? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। अब अगर बात करोगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 जिसको कहते हैं नाइट्राइट, और NO3 जिसको कहते हैं नाइट्रेट। ठीक, तो ये किसके हो गए? ये हो गए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जब बात करोगे सल्फर के ऑक्साइड की तो क्या हो जाएगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं ये कहाँ चले जाते हैं? वातावरण में चले जाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या होता है? व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है वो कम हो जाती है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में मिल जाती है। ठीक, और वर्षा के समय क्या करती है? अम्लीय वर्षा करती है। वर्षा के समय यह गैस पानी में घुल जाएगी और घुल करके H2CO3 सल्फ्यूरिक अम्ल H2CO4 होता है। क्या होता है? H2CO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है बेटा? H2SO4, सॉरी H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है, जो वर्षा के साथ क्या होती है? पृथ्वी पर आकर के अम्लीय वर्षा करती है। अम्लीय वर्षा कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले बताया था। इस अम्लीय वर्षा में क्या होता है? ताजमहल के संगमरमर का क्षरण भी हो रहा है, इसका क्षरण भी हो रहा है। तो जो जीवाश्म ईंधन है कुल मिलाकर के वो वायु प्रदूषण कैसे करते हैं? क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, चाहे NO2 हो नाइट्राइट, या NO3 हो नाइट्रेट, या फिर सल्फर के ऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में जो है निकलते हैं। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ये सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं? बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में जाकर के क्या करते हैं? वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज हम लोगों ने यहां पर कवर किया है प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत आने वाले एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इन क्वेश्चनों को क्या करना है? इन क्वेश्चनों को आपको एक बार सारा ध्यान से सुन लेना है। ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ ही आप लोग पिछले लेक्चर में, जो हमने 2 लेक्चर पढ़ाए आपको प्राकृतिक संपदा के, उसमें सारा ही कुछ आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी एग्जाम में ये किस तरह से आएगा, एग्जाम में किस तरह से ये महत्वपूर्ण हो सकता है, यहां पर हम लोगों ने इसकी चर्चा करी है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और मिलते हैं हम लोग अब आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।